नमस्कार मित्रों, मैं विशाल सर आपका स्वागत करता हूं हमारी टेक्निकल क्लासेस में। और आज हम लोग ट्रांसफार्मर की दूसरी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आगे वाले जो हम लोगों ने क्लास फर्स्ट में पढ़ा था उसके आगे वाले टॉपिक को शुरुआत करेंगे और जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्कॉट कनेक्शन। स्कॉट कनेक्शन क्या होता है, स्कॉट कनेक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी, स्कॉट कनेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, इसको डिस्कशन करते हैं। प्यारे मित्रों, स्कॉट कनेक्शन जो होता है उसका उपयोग ट्रांसफार्मर में 3 फेज को 2 फेज में बदलने में किया जाता है, या 3 फेज को सिंगल फेज में बदलने के लिए किया जाता है। स्लाइड में ऊपर दिख रहा होगा आपको, 3 फेज को 2 फेज या सिंगल फेज में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्कॉट कनेक्शन को। लेकिन यहां पर एग्जामिनर थोड़ी सी चालाकी कर सकता है, वो आपके सामने दे देगा कि 2 फेज को 3 फेज में बदलने के लिए किस कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो आपको एक बात याद रखनी है, उल्टा हो गया ना, 3 फेज को 2 फेज में बदल दे या 2 फेज को 3 फेज में बदल दे, दोनों का उत्तर क्या लगाओगे आप लोग, स्कॉट कनेक्शन। तो आपको दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि अगर आपको 2 फेज को 3 फेज में बदलना है या 3 फेज को 2 फेज में बदलना है या 3 फेज को सिंगल फेज में बदलना है, तो आपका उत्तर क्या लगाओगे आप लोग, स्कॉट कनेक्शन। बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप कहोगे सर स्कॉट कनेक्शन बनाते कैसे बनाते हैं इसको, उसके बारे में आगे डिस्कशन करने वाले हैं प्यारे मित्रों। तो बिल्कुल इजीली हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं स्कॉट कनेक्शन को। चलो आगे बढ़ते हैं, स्कॉट कनेक्शन के बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। देखो प्यारे मित्रों, स्कॉट कनेक्शन में मुख्यतः कितने ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है, 2 ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है। 2 ट्रांसफार्मर कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारे सामने ऊपर वाला जिसको बोलते हो टर्शरी ट्रांसफार्मर, दिख रहा है आपको ऊपर वाला, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, हमारा टर्शरी ट्रांसफार्मर। और नीचे वाला जो दिख रहा है आपको, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, आपका मुख्य ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर है प्यारे मित्रों, मुख्य ट्रांसफार्मर। ऊपर वाला है टर्शरी ट्रांसफार्मर, नीचे वाला है मुख्य ट्रांसफार्मर। तो इनको कैसे जोड़ेंगे एक दूसरे से ताकि हमारा स्कॉट कनेक्शन मिल जाए। तो देखो इतनी सी बात याद रखना, जो टर्शरी ट्रांसफार्मर है इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये वाली, उसमें फेरों की संख्या जो होती है वो मुख्य ट्रांसफार्मर यानी कि ये वाली जो वाइंडिंग है, मुख्य ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है, मुख्य ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का कितना होती है, 86.6%। यानी कि इसमें वाइंडिंग कितनी होगी, ऊपर वाले में 86.6%। किसका होगी, मुख्य ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का 86.6% होगी। आगे बढ़े कि सर इसमें टैपिंग कहां करते हैं, तो प्यारे बच्चों आपको अगर यह प्रश्न बन रहा है तो टैपिंग कहां करेंगे, मुख्य ट्रांसफार्मर के ठीक, मुख्य ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक वाइंडिंग है उसके ठीक मध्य में टैपिंग की जाती है और इसके आधार पर हम लोग कनेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। न्यूट्रल बिंदु कहां से निकाला जाएगा, याद रखना टर्शरी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग के 2/3 भाग से, कितने भाग से, 2/3 भाग से न्यूट्रल बिंदु को निकाला जाएगा। तो आपके दिमाग में क्या आया, पहली बात तो स्कॉट कनेक्शन बनाने के लिए कितने ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है प्यारे मित्रों, 2 ट्रांसफार्मर। एक होता है टर्शरी ट्रांसफार्मर, एक होता है मुख्य ट्रांसफार्मर। टर्शरी ट्रांसफार्मर के अंदर 2 वाइंडिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में जो फेरों की संख्या है वो मुख्य ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का कितना प्रतिशत होती है, 86.6%। और आपसे पूछा जाए इसमें से न्यूट्रल बिंदु कहां से निकाला जाएगा, याद रखना प्राइमरी वाइंडिंग जो है टर्शरी ट्रांसफार्मर की उसके 2/3 भाग से न्यूट्रल बिंदु निकाला जाएगा और शेष क्या बचेगा, 1/3 भाग बचेगा जो ऊपर की तरफ होगा। 2/3 भाग से आप लोग न्यूट्रल बिंदु को निकाल सकते हैं। तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। और ये आपके सामने 86.6% आया कैसे, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों। आगे बहुत सारी चीजें हमारे सामने आने वाली है, उनके बारे में डिटेल से डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग आगे आते हैं, इस कोड कनेक्शन को और डिटेल से जानकारी लेते हैं ताकि हम लोग इसको समझ पाए। प्यारे बच्चों, इस कोड कनेक्शन को हम लोग शुरू कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और यह आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। इस कोड कनेक्शन आप कहोगे सर अब मुझे थोड़ा सा और डिटेल में बता दीजिएगा ताकि ये 86.6% आया कैसे। प्यारे मित्रों, इस कोड कनेक्शन में सबसे पहले हमारे सामने आया है, ये हमने बनाया मुख्य ट्रांसफार्मर जो है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग है। नीचे की तरफ ये जो मुख्य ट्रांसफार्मर है
उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को बना दिया। अब आप कहोगे सर ये तो हो गया, ये हमारा ट्रांसफार्मर का प्रतीक चिन्ह है, और ये कौन सा ट्रांसफार्मर है आपका? मुख्य ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर है? मुख्य ट्रांसफार्मर। तो मुख्य ट्रांसफार्मर को आपने इससे दर्शा दिया। ये इसकी कौन सी वाइंडिंग है? हमारी प्राथमिक वाइंडिंग। इसको बोल दिया, इसमें फेरों की संख्या को N3 बोल दिया, इसमें फेरों की संख्या को N4 बोल दिया। समझ में आ गया आपको? ये कौन सी वाइंडिंग है? इसकी प्राथमिक वाइंडिंग। किसकी? मुख्य ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग है, और ये क्या है? इसकी द्वितीयक वाइंडिंग है। तो कोई दिक्कत है क्या? बताओ आप मुझे जल्दी से। देखो इसके बहुत सारे प्रश्न डिटेल से डिस्कशन कर रहे हैं। ये मुख्य ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग है, और ये क्या है? इसकी प्राथमिक वाइंडिंग है। आगे बढ़े। आपने कहा सर जो टर्शियरी ट्रांसफार्मर होता है हमारे सामने, उसको कहां करते हैं? तो बेटा ठीक मध्य में टर्शियरी ट्रांसफार्मर को लगाया जाएगा और उसको टैपिंग कर दी जाएगी। तो एक बात याद रखना, मुख्य देखो ठीक मध्य में 50% तो इधर रहेगा, 50% इधर रहेगा। ठीक बीच में मुख्य ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग के ठीक मध्य में आपने टर्शियरी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग को टैपिंग कर दिया। आपसे पूछा जाएगा बताइएगा इसमें फेरों की संख्या कितनी होती है? भैया इसमें जितनी संख्या है, अगर इसमें 100% फेरे हैं, इसमें मुख्य ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग में अगर 100% फेरे हैं, तो इसमें कितने होंगे फेरे? 86.6%। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, यानी कि टर्शियरी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग में फेरों की संख्या कितनी होती है? मुख्य ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग का 86.6%। आप कहोगे सर इसमें से न्यूट्रल बिंदु कहां से निकालेंगे? प्यारे बच्चों याद रखना, न्यूट्रल बिंदु इसके 2/3 हिस्से से निकाला जाएगा। ये 2/3 भाग है, नीचे से आ गया हमारा, यानी कि न्यूट्रल बिंदु कहां से निकालेंगे? 2/3 भाग से निकालेंगे। इतना सा याद रखना है आपको, न्यूट्रल बिंदु 2/3 भाग से निकाला जाएगा टर्शियरी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग से। इसमें फेरों की संख्या कितनी होती है? 86.6%। और आपसे पूछा जाएगा किसका होती है? मुख्य ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग का। तो अगर आपसे कोई गलती से उठा करके ये पूछ ले कि बताओ कौन से फेरों की संख्या समान होती है, तो याद रखना जो ट्रांसफार्मर की, दोनों ट्रांसफार्मर है आपके, मुख्य ट्रांसफार्मर व टर्शियरी ट्रांसफार्मर, दोनों की सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या क्या होती है? बराबर। माना कि इसमें फेरे हैं N1, इसमें है N2, इसमें है N3 और इसमें है N4। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ स्कॉट कनेक्शन में किन फेरों की संख्या समान रहेगी, तो आप बोलोगे सर N2 बराबर क्या होगा? N4। यानी कि जो भी ट्रांसफार्मर आप प्रयोग कर रहे हो उसके सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या समान होगी। लेकिन प्राथमिक वाइंडिंग में क्या होगी? तो प्राथमिक वाइंडिंग का रिलेशन यह कहता है प्यारे बच्चों कि प्राथमिक वाइंडिंग में यानी कि N1 का जो मान है वो √3/2 इंटू N3 होगा। यह भी एक रिश्ता बन गया हमारे सामने। और आपको पता है √3/2 का मान अगर आप लोग निकालना चाहेंगे तो देखो कितना इजीली हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि √3/2 को आप लोग परसेंटेज में बदल लीजिए प्यारे बच्चों, तो अगर इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो देखो N1 बराबर क्या हो जाएगा? 1.732 1.732/2 इंटू N3। और इसको अगर आप लोग आगे सॉल्यूशन करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 86.6। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 86.6%। यानी कि N1 की वैल्यू, N1 का मतलब क्या है? टर्शियरी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग, उसमें फेरों की संख्या कितनी है? 86.6%। किसका? इस वाली का। इस वाली का मतलब मुख्य ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग का। तो दिमाग में एक बात याद रखना, एग्जाम में अगर उठा करके उसने पूछ लिया कि 86.6 तो सब बच्चे को याद है, उसने पूछ लिया स्कॉट कनेक्शन के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है, और ये अगर ऑप्शन में दे दिया गया तो बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को सही नहीं कर पाएंगे। छोटी छोटी चीजों को आपको बारीकी से डिस्कशन करना है, तभी जाकर के हमारा एग्जाम पास होगा, एग्जाम फाइट होगा। प्यारे बच्चों ये मैंने डिटेल से आपको स्कॉट कनेक्शन के बारे में बताया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये स्कॉट कनेक्शन के सवाल कैसे बनेंगे, इसके सवाल कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आगे वाली क्लास में।
और आगे हम लोग देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हमारे सामने बन रहे हैं। तो देखो सबसे इजीली हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे और इजी रहेगा हमारे लिए। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले स्कोट कनेक्शन का प्रयोग क्यों करते हैं? 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए, या 2 फेज को 3 फेज में बदलने के लिए। अगर एग्जाम में 3 फेज को 2 फेज वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आप लोग यहां पर 3 फेज को सिंगल फेज में बदलने के लिए भी स्कोट कनेक्शन का प्रयोग करते हैं। याद रखना, कई बार इसको सही माना जाता है। अगर आप लोग विकिपीडिया का सहारा ले रहे हैं, नेट का सहारा ले रहे हैं, तो वहां पर इसको सही माना गया है, यानी कि 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए। और अगर आप किताबों का सहारा लेंगे, यानी कि अरेंज पब्लिकेशन की किताबों का सहारा लेंगे या ITI की किताबों का सहारा लेंगे, तो वहां पर 3 फेज को सिंगल फेज भी दिया गया है। दोनों ही आपके सही है, दोनों में से हमेशा एक ऑप्शन में आएगा। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आपको ऊपर वाले को ज्यादा सही मानना है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चीजों के बारे में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। और क्या क्या सवाल बनता है, देखो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी वाइंडिंग में फेरों की संख्या समान रहेगी, याद रखना N2 बराबर N4, यानी कि दोनों वाइंडिंग की सेकेंडरी वाइंडिंग है, दोनों ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उनमें फेरों की संख्या समान रहेगी। आगे बढ़े, टर्शियरी ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या कितनी होती है? मुख्य ट्रांसफार्मर का 86.6%। आगे बढ़े, न्यूट्रल बिंदु कहां से निकालते हैं? मुख्य ट्रांसफार्मर की 2/3 भाग से न्यूट्रल बिंदु को निकाला जाता है। तो स्कोट कनेक्शन के बारे में आपको ये पूरी की पूरी कंप्लीटली जानकारी मिल गई। ये 4 प्रकार के प्रश्न आपके सामने बन सकते हैं। एक प्रश्न और बना कि रिश्ता क्या है दोनों के बीच में, तो याद रखना प्राथमिक वाइंडिंग कितनी है टर्शियरी ट्रांसफार्मर में? N1 का मान कितना होगा? √3/2 × N3। ये रिश्ता आपको निकालना है। मैंने आपको बता दिया पहले वाली क्लास में, अभी जस्ट पहले वाली स्लाइड के अंदर डायग्राम बना करके कि N1 क्या है, N3 क्या है, दोनों के बारे में आपको डिस्कशन करवा दिया। और इसी के आधार पर अगर आप लोग आगे सोल्व करोगे, इसको परसेंटेज में इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितना निकालोगे? √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732/2 कर दोगे, इंटू किससे मल्टीप्लाई करोगे? परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आपके सामने निकल के आएगी 86.6%। इजीली डिस्कशन हो गया हमारे सामने। 86.6 कहां से आया? √3/2 को परसेंटेज में निकालने के लिए क्या कर दिया आपने? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और आपकी वैल्यू निकल करके आ गई। आगे बढ़ेंगे प्यारे मित्रों, स्कोट कनेक्शन के बाद में हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं और भी चीजों के बारे में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। प्यारे बच्चों, खुला डेल्टा, ओपन डेल्टा कनेक्शन के बारे में जानकारी लेंगे। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ओपन डेल्टा क्या होता है? तो प्यारे मित्रों, एक छोटी सी बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। ओपन डेल्टा का मतलब होता है जब बंद डेल्टा वाइंडिंग होती है। बंद डेल्टा का मतलब जानते हो ना आप लोग? देखो प्यारे मित्रों, बंद डेल्टा वाइंडिंग जो होती है, अगर उसमें से हम लोग इतना सा डिस्कशन करें कि बंद डेल्टा वाइंडिंग जो होती है उसमें से एक वाइंडिंग को रिमूव कर दिया जाए। कैसे? जैसे मैंने कहा ये कोई वाइंडिंग है हमारे सामने, ये डेल्टा वाइंडिंग है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं ये क्या है? R, Y और ये भी, ये डेल्टा वाइंडिंग है। कौन सी डेल्टा वाइंडिंग है? बंद डेल्टा। कौन सी डेल्टा है प्यारे मित्रों? बंद डेल्टा। अगर इसमें फेरों की संख्या कितनी है? 100%। अब अगर आपसे मैंने उठा करके पूछ लिया कि ओपन डेल्टा क्या होती है, तो याद रखना प्यारे मित्रों, अगर मैं आपसे बोलूं कि बंद डेल्टा में से एक वाइंडिंग को मैं हटा दूं, एक वाइंडिंग को मैंने हटा दिया, अगर मैं एक वाइंडिंग को यहां से हटा देता हूं तो प्यारे मित्रों आपके सामने डायग्राम ऐसा बनाई देगा और इसे बोलते हैं ओपन डेल्टा। क्या बोलते हैं? ओपन डेल्टा। तो याद रखना, ओपन डेल्टा होते ही हमारे फेरों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और उसका मान कितना हो जाएगा? 58%। कितना हो जाएगा? 58%। तो याद रखना, पहला प्रश्न तो अगर आपसे पूछा जाए ओपन डेल्टा क्या होता है, कि बंद डेल्टा में से जब एक वाइंडिंग को हटा दिया जाता है तो इसे बोलते हैं ओपन डेल्टा। ओपन डेल्टा में फेरों की संख्या जो होती है वो बंद डेल्टा की अपेक्षा 58% होती है। यह बात आपके दिमाग में हो गई। आप आगे बढ़े, आपने कहा सर ये पावर को कितना परसेंटेज कर देता है, पावर में कमी कितनी करता है? अगर ये 100% पावर पैदा कर रहा है तो ये कितनी पावर पैदा करेगा?
58%। तो ये दिमाग में रखना है, फेरों की संख्या के आधार पर ही आपकी वोल्टेज में परिवर्तन करेगा, वोल्टेज के आधार पर ही पावर में परिवर्तन करेगा। यानी कि बंद डेल्टा की अपेक्षा ओपन डेल्टा पावर को कितने गुना कम कर देता है? 58% कर देता है। अगर 100% है उसकी वैल्यू बंद डेल्टा में, तो ओपन डेल्टा में कितनी हो जाएगी? 58%, क्योंकि फेरे की संख्या भी कितनी हो गई? लगभग 58%। तो ओपन डेल्टा का प्रयोग कहां करते हैं? वहां पर करते हैं जहां पर आपको कम पावर की यानी कि कम शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो प्यारे मित्रों, ये दिमाग में हमेशा रखना है, बंद डेल्टा क्या होता है? बंद डेल्टा का मतलब आपको ये याद रखना है, ये थ्री फेज कनेक्शन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। थ्री फेज कनेक्शन के अंतर्गत एक तो स्टार कनेक्शन होता है, एक डेल्टा कनेक्शन होता है। तो बंद डेल्टा का मतलब जिसमें तीनों प्रकार की वाइंडिंग है। ओपन डेल्टा का मतलब एक वाइंडिंग इसमें से रिमूव कर दी जाती है। कहां प्रयोग करते हैं? बंद डेल्टा का प्रयोग ज्यादा पावर के लिए करते हैं, ओपन डेल्टा का प्रयोग कम पावर के लिए करते हैं। कितनी पावर पैदा करेगा? बंद डेल्टा अगर 100 पैदा करता है तो ओपन डेल्टा 58% पैदा करेगा। बंद डेल्टा में अगर 100 फेरे हैं तो ओपन डेल्टा में फेरे कितने होंगे? 58%। तो ये दिमाग में आपको रखना है। बहुत इजीली हम लोगों को डिस्कशन करना था, आपको बिल्कुल इजीली हर चीज को आपको डिटेल से डिस्कशन करना है प्यारे मित्रों, तभी जाकर के हम लोग एग्जाम को पास करने के काबिल बनेंगे। और हमें लगातार मेहनत को कभी भी कम होने नहीं देना है। और मैं हमेशा आपसे बोलता हूं, धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है, कोशिश करनी है। ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी नहीं आना है। ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को ले डूबता है। और आप नए नए प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिएगा, नए नए सवालों की प्रैक्टिस कीजिएगा, लगातार मेहनत करते रहिएगा ताकि आप लोग एग्जाम को पास कर पाए। प्यारे मित्रों, ओपन डेल्टा के बारे में डिस्कशन किया, अभी स्कॉट कनेक्शन के बारे में डिस्कशन किया, आगे बढ़ रहे हैं, नई चीजों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ट्रांसफार्मर के अंदर होने वाली हानियां बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में कई बार प्रश्न बने, इनके बारे में आपको जानकारी लेनी है। प्यारे मित्रों, ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियां यानी कि ट्रांसफार्मर के लॉसेस, उनको देखो कितना इजीली आज हमारा जो टॉपिक है, कितना इजी टॉपिक है, इसको हम लोग बिल्कुल इजीली डिस्कशन करेंगे। ट्रांसफार्मर लॉसेस, ट्रांसफार्मर में जो हानियां होती है वो कितनी होती है, कैसे होती है, उनके बारे में हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो देखो प्यारे मित्रों, पहली बात तो हमारे दिमाग में आ रही होगी कि सर ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें ये जो हानियां है वो कहां कहां होती है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। प्यारे मित्रों, ये आपको डिस्कशन करना है, बिल्कुल इजीली आप लोग इसको पढ़ पाएंगे और आसानी से याद कर पाएंगे। ट्रांसफार्मर जो है उसमें मुख्यतः कितने भाग हैं आपके? वैसे तो ट्रांसफार्मर के फिजिकली भौतिक रूप से बहुत सारे भाग होते हैं, ऑयल वगैरह ये भी होते हैं इसमें, लेकिन हम लोग डिस्कशन करें हानियों के बारे में तो ट्रांसफार्मर में बीच वाला जो भाग होता है उसे बोलते हैं कोर, और ये वाला जो भाग है इसे क्या बोलेंगे? वाइंडिंग। तो प्यारे मित्रों, आपको ये डिस्कशन करना है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो बीच वाला भाग है इसे क्या बोलेंगे हम लोग? कोर बोलेंगे, और ये वाला जो भाग है इसे क्या बोलेंगे? वाइंडिंग बोलेंगे। तो ट्रांसफार्मर के अंदर अगर वाइंडिंग के अंदर होने वाली हानियों को देखा जाए तो इन्हें बोलेंगे कॉपर हानियां या ताम्र हानियां, और कोर में होने वाली हानियों को देखा जाए तो इसे बोलेंगे आयरन हानियां। आयरन हानियों का मतलब होता है लोह हानियां। तो प्यारे मित्रों, आपको एक छोटी सी बात डिस्कशन करनी है, अगर कोर में होने वाली हानियों को देखना है तो वो होती है आयरन हानियां, और वाइंडिंग में होने वाली हानियों को देखना है तो उसे बोलते हैं कॉपर हानियां। कैसे निकालते हैं, कैसे ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होगी, इन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है प्यारे मित्रों, ढंग से सुनना है इसको, क्योंकि एग्जाम में यहां से सवाल बनने की संभावनाएं पूरी है। हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे, और अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, बहुत इजी रहेगा आपके लिए। तो प्यारे मित्रों, हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियों के बारे में। बिल्कुल इजीली आप इसको समझ सकते हैं, याद रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। तो प्यारे मित्रों, आते हैं हमारे टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है ट्रांसफार्मर में होने वाली हानि। प्यारे मित्रों, ट्रांसफार्मर में एक बात मैं एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। आपके बोर्ड पर एक डायग्राम बनाऊंगा जिसके आधार पर आपके जितने भी सवाल हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे, और ट्रांसफार्मर की हानियों में इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा। इस क्लास में 5 मिनट की क्लास है, 5 मिनट की क्लास को लगातार आप लोग सुनते रहेंगे, बिल्कुल इजीली डिस्कशन कर पाएंगे। प्यारे मित्रों, हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में जानकारी ले रहे हैं, बिल्कुल इजीली
हम लोग इसको समझेंगे, आसान रहेगा आपके लिए। पहले थोड़ा धीरे धीरे हम लोग इसको डायग्राम के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, बहुत इजी रहेगा। सॉरी, मुझे ये वाला जो भाग है, बिल्कुल इजीली डिस्कशन करना है प्यारे मित्रों, आसानी से याद हो जाएगा। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वाइंडिंग। और वाइंडिंग में होने वाली हानियां जो होती है उसे बोलते हैं I²R हानियां। वाइंडिंग में होने वाली हानियों को क्या बोलते हैं? I²R हानियां। इसे बोलते हैं कॉपर हानियां या इसको बोलते हैं ताम्र हानियां। इन हानियों का मान बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में जो करंट बह रहा है वो लोड पर डिपेंड करेगा। लोड का वेरिएशन बार बार बदलता रहता है, लोड बार बार बदलेगा तो वाइंडिंग में होने वाली हानियों का मान भी बढ़ेगा। और इन हानियों का मान, याद रखना प्यारे मित्रों, इन हानियों का मान किस पर निर्भर करता है? करंट पर, यानी कि धारा पर निर्भर करता है। अब एक बात हम लोग दिमाग में बिठाते हैं कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में जो होने वाली हानियां हैं वो किस पर डिपेंड करी? मैंने क्या बोला था अभी आपसे? वाइंडिंग किससे कनेक्टेड है? आपकी लोड से। तो याद रखना, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में जो हानियां हो रही है वो किस पर डिपेंड कर रही है? लोड पर डिपेंड कर रही है। इसीलिए इसका एक और नाम है वाइंडिंग में होने वाली हानियों का। इन हानियों को बोलते हैं लोड हानियां। अब आगे बात समझ में आपको? लोड हानियां किसे बोलेंगे? वाइंडिंग में होने वाली हानियों को। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये किससे निर्भर कर रही है? इनका मान किस पर निर्भर कर रहा है? लोड पर। लोड बढ़ाने से इनका मान बढ़ जाता है, लोड घटाने से इनका मान कम हो जाता है। तो याद रखना, वाइंडिंग में होने वाली जो हानियां होती है वो ताम्र हानियां, कॉपर हानियां, I²R हानियां होती है, जिन्हें लोड हानियां भी कहते हैं। क्यों कहते हैं लोड हानियां? क्योंकि इनका मान लोड पर निर्भर करता है। तो एक बात आपके दिमाग में हो गई कि सर अब मुझे समझ में आया, और इन हानियों का मान धारा पर निर्भर होने के कारण इन्हें लोड हानियां भी कहते हैं। क्योंकि अगर आपसे सवाल आ जाए कि किसी ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ाने से कौन सी हानियां बढ़ेगी, भैया कौन सी बढ़ेगी?